करते हैं वेटिंग ऑफ सॉलिड सरफेस पे। जैसे ये टिश्यू पेपर वाला केस ले लीजिए, इसमें पानी गिर जाए तो पानी कुछ इस तरीके से आपके टिश्यू पेपर को भिगा लेता है, और यही अगर एक पत्तल पे गिर जाए तो इस तरीके से ड्रॉप बना लेते हैं। यहां ड्रॉप नहीं बना, यहां ड्रॉप बन गया। क्या मिस्ट्री है ये? 11th का केस है स्पर्श कोण वाला। कॉन्टेक्ट एंगल याद है? कॉन्टेक्ट एंगल नहीं पढ़े थे हम लोग? जैसे आप बीकर में पानी रखें तो आपके पानी का जो तल है वो या तो अवतल हो सकता है, उत्तल हो सकता है, या प्लेन हो सकता है। तो आपने क्या कहा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? ये जो तरल के पृष्ठ पर जो स्पर्श रेखा है उसका तरल के अंदर के साथ, तरल के अंदर के ठोस के साथ जो कोण बनेगा उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। मतलब सरफेस पे जो टेंजेंट है वो लिक्विड के अंदर के सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को पृष्ठ कोण कहेंगे। तो अगर ये कॉनकेव टाइप का है, अवतल है, तो ये स्पर्श कोण होगा और ये एंगल बना थीटा। कितना बना? ये न्यून कोण बना, एक्यूट एंगल बना। दूसरा अगर उत्तल होगा तो ये कोण देखिए, मैं कोण इधर नहीं बना रहा, ये कोण मैं नहीं बोल रहा, मेरा डेफिनेशन क्या कहता है, उस सॉलिड से एंगल बनाना जो लिक्विड के अंदर है। तो ये अंदर वाले के साथ एंगल बना, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। और एक एंगल ये बना, ये कितना बना? 0। क्लियर है? अगर ये वाला एंगल बनता है तो आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड को भिगो देगा। अगर ये वाला एंगल बनाता है आपका लिक्विड सॉलिड के साथ, अधिक कोण वाला, तो वो सॉलिड को नहीं भिगोएगा, ड्रॉप बना लेता है, जैसे मर्क्यूरी बना लेता है। समझ में आया? आया? और अगर ये प्योर वाटर का केस है, अब एक चीज समझिए, हम लोग 11th में दो तरीके के बल पे बात करते हैं। एक ससंजक बल होता है और एक असंजक बल होता है। एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक होता है एधेसिव फोर्स। याद है कुछ? कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं? जो एक ही मटेरियल के अणुओं के बीच काम करता है। एधेसिव फोर्स किसको कहते हैं? जो अलग अलग मटेरियल के अणुओं के बीच काम करता है। जैसे सॉलिड का शेप साइज देखें आप तो फिक्स होता है, क्योंकि सॉलिड के जो अणुओं के बीच का बल होता है बहुत अधिक है, वो कोहेसिव फोर्स है। और दो अलग अलग, मतलब पानी और ठोस के बीच के अणुओं के बीच जो काम करेगा, पानी के अणु और सॉलिड के अणु को जब पास लाएंगे तो उनके बीच में जो काम करेगा वो एधेसिव फोर्स होता है, तो उसको असंजक बल बोलते हैं। और एक होता है सासंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, और दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को असंजक बल को कहते हैं, एधेसिव फोर्स कहेंगे। ध्यान रखना, भीगता कब है? भीगता कब है? जब असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा हो, एधेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होगा तो ये केस होगा। और अगर उल्टा हुआ, मतलब कोहेसिव ज्यादा हो गया एधेसिव से, तो वो दोनों एक दूसरे को से चिपकेंगे नहीं, भिगोएंगे नहीं, तो ये केस बन जाएगा। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से बात करें तो आप कहेंगे कि अगर न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो भीग जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल है तो नहीं भीगता है। आया? इसी पे बात करते हैं, कब भीगता है और कब नहीं भीगता है, इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन है। चलिए चले आगे। आगे गए तो ये सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर अगर किसी लिक्विड को डाल दिया तो लगभग इस तरीके से फैल गया है। एक लिक्विड है जो इस तरीके का शेप बना लिया है, मतलब ड्रॉप बनना शुरू हुआ है, बूंद बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक कोई लिक्विड है जो बूंद बना लिया है। अगर पानी को सॉलिड पे डाल दें तो कुछ ऐसा शेप बनाता है, या इसको और कम कर सकता है वो।
अगर केरोसिन डाल के देखें आप लिक्विड के ऊपर तो वो अपने आप को ड्रॉप बनाना शुरू कर लेता है, और मरकरी डाल देंगे सॉलिड के ऊपर तो पूरा का पूरा ड्रॉप बना लेता है। ये 3 केस हैं, इसी पे बात करनी है हम लोग को। शुरू करें डिस्कशन। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि जो सॉलिड का पृष्ठ है उसका भीगना समझते हैं, तो जब हम लोग द्रव के बूंद को ठोस के ऊपर डाल देते हैं तो वो इस प्रकार से आकार ग्रहण कर लेता है, और ये जो आकार ग्रहण करता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। इनके बीच का ये जो कोण है, कौन सा कोण, इस लिक्विड के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और इस लिक्विड के अंदर के सॉलिड के साथ जो इसका एंगल बनेगा उसको स्पर्श कोण कहते हैं। तो एक कारक है इसका स्पर्श कोण, जिस पर ये आकृति जो बनी है वो निर्भर करेगा। दूसरा कारण इनके बीच का सरफेस टेंशन है, मतलब ठोस के ऊपर द्रव का जो बूंद बनना है, भिगोना है, फैलना है, वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक है एंगल ऑफ कांटेक्ट और दूसरा है सरफेस टेंशन। क्लियर हो गई बात? पहले हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, इसको मैं बाद में डिराइव करके दिखाऊंगा भी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए पहली स्थिति है ये वाली, यहां ये कोण का मान बहुत कम है, इस एंगल का मान बहुत कम है। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि सॉलिड को भिगो दिया है लेकिन ड्रॉप नहीं बनाया है, लगभग फैल गया है। दूसरी स्थिति ये है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करिए तो ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो अगर ये न्यून कोण होगा तो ये जो लिक्विड है वो सॉलिड को पार्शियली भिगोता है, आंशिक रूप से भिगो सकता है। और अगर यहां देखिए सॉलिड के अंदर और ये स्पर्श कोण के बीच का जो एंगल है वो 90 अंश से ज्यादा है, अधिक कोण है, अधिक कोण है मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। इस केस में ये जो लिक्विड है वो ठोस को बिल्कुल भी नहीं भिगोता है। क्या क्या बोला? अगर स्पर्श कोण का मान बहुत कम होगा तो वो ठोस को भिगो देता है लेकिन बूंद नहीं बनाता, और अगर न्यून कोण या अधिक कोण होगा तो बूंद बना लेगा या बूंद बनाना प्रारंभ कर देता है। तो न्यून कोण की स्थिति में आंशिक रूप से भिगोता है और अधिक कोण की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं भिगोएगा। समझ में आया? आया जी? ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा जब अधिक कोण होगा, आंशिक रूप से भिगोएगा, न्यून कोण होगा, भिगो देगा जब बहुत कम होगा या जीरो होगा। ये तो बात हो गई एंगल ऑफ कांटेक्ट की। अब बात करते हैं इसकी सरफेस टेंशन की। इसके लिए मैं ये वाले डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा और ये देखेंगे कि इस पे पृष्ठ तनाव के कारण कौन कौन से बल काम करते हैं, है ना। चलिए आगे गए तो ये आपका फिगर है, ध्यान दीजिए। यहां अगर आप ध्यान दें तो इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर फोकस करिए यहां पे। तो ये तो लिक्विड है और ये सॉलिड है और ये है इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर है यहाँ, ये बॉर्डर दिखा। इसमें सरफेस टेंशन के कारण बल कितना लग रहा है, मान लेते हैं T1। क्लियर हो गई बात? दूसरा एक बल किसके बीच में हो गया, लिक्विड और सॉलिड के परिसीमा में, बाउंड्री ऑफ द लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो सरफेस टेंशन है वो T1 है। अब देखिए ये ड्रॉप के बाहर वाला हिस्सा, मतलब इस पॉइंट के लिए अगर देखें तो ये एयर है, ये वाला हिस्सा किसका है, ये एयर है ना। तो एयर और सॉलिड के बीच का जो टेंशन है वो काम कर रहा है, मान लेते हैं T2। क्लियर हुआ? अगला फोर्स देखिए ये वाला, इस लाइन पे आ जाइए। यहां कहा, एयर और पानी के बीच का, एयर और लिक्विड के बीच में एक सरफेस टेंशन काम कर रहा है। मतलब 3 डायरेक्ट सरफेस टेंशन दिख रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के बीच का दिखेगा, और एयर और सॉलिड के बीच का, एयर और लिक्विड के बीच का। अब ये जो T3 है इसको 2 घटकों में बांट सकते हैं आप, T3 साइन थीटा और T3 कॉस थीटा। क्लियर हुआ? और ध्यान ये भी रखना, इक्विलिब्रियम की स्थिति में इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। साम्यावस्था की स्थिति में क्या करेंगे समझिए।
एक एक करके। पहला स्थिति आपने कहा कि इस पे सरफेस टेंशन के कारण अलग अलग बल काम कर रहे हैं, तो इस बिंदु P पर, इसका वेट कितना होगा, mg होगा। बिंदु P पर इसका वेट कितना हुआ, mg, जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। समझ में आया ना? तो अब समझिए कि सरफेस टेंशन के कारण जो बल हैं वो निम्न है। कौन कौन से हैं? पहला पहला ठोस और द्रव के बाउंड्री के बीच का बल T1। दूसरा सॉलिड और एयर के बीच, ये एयर ना, एयर ये है ना, ये एयर है, हवा है, बूंद तो यहां तक है, तो इसके लिए T2। और एयर और लिक्विड के बीच के लिए T3। और इस T3 के दो कंपोनेंट हैं, T3 साइन थीटा और T3 कॉस थीटा। कर लो इसको, इसको करो कॉस थीटा, ये लिखा है। अब ध्यान दीजिए, T3 साइन थीटा बराबर होगा mg के, और T3 कॉस थीटा प्लस T1 बराबर होगा T2 के। होगा? अब इसमें आइए, तीनों आ गए, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया। इस T1 को ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, T3 कॉस थीटा बराबर T2 माइनस T1। और कॉस थीटा निकालेंगे तो T2 माइनस T1 बाई T3 आएगा। अब आपके पास स्पर्श कोण वाला केस आ गया है, जो टेंशन के टर्म में आप बता सकते हैं। कुछ विशेष स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति ये है कि T2 का मान T1 के मान से ज़्यादा है। T2 का मान T1 के मान से ज़्यादा है, तो ऊपर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा जी, प्लस में आएगा। और T2 माइनस T1 T3 से छोटा है, तो कॉस थीटा का मान प्लस में आएगा और एक से कम होगा, क्योंकि छोटे नंबर में बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक से कम आंसर आता है। छोटे नंबर में बड़े नंबर को डिवाइड करिए, मतलब 3 में 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा जी, 0.6, एक से कम। तो कॉस थीटा का जो मान है, कॉस थीटा का मान है वो कितना होना चाहिए, एक से कम। एक से कम मतलब, एक से कम मतलब भाई अगर 0 होता तो 1 होता, उसके बाद आगे जाएंगे तो एक से कम आएगा, मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। और 0 रहेगा तो सम कोण बन जाएगा ना। तो न्यून कोण वाली स्थिति मतलब लगभग बूंद बनाना तैयार होगा, आंशिक रूप से भिगोएगा। क्लियर है? पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अगर T2 का मान T1 के मान से कम हो, लेकिन ये ऐसी हो, कहने का मतलब T2 का मान अगर T1 से कम होगा तो ये आंसर ऊपर वाला कितने में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस नंबर में बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक से कम आएगा, और वो भी नेगेटिव। एक से कम वो भी नेगेटिव, मतलब अधिक कोण वाली स्थिति है। 90 अंश से ज्यादा के लिए कॉस का मान नेगेटिव होता है। और उस वाली स्थिति में ये सॉलिड को बिल्कुल नहीं भिगोएगा, पूरा का पूरा ड्रॉप बन जाता है। दो स्थितियां हो गई। क्लियर है? क्लियर हुआ? तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति ये कहिए कि अगर T2 माइनस T1 इस T3 के बराबर हो जाए, ये अधिक कोण की स्थिति। और अधिक कोण की स्थिति पे क्या होता है आप पहले से जानते हैं। अब देखिए, T2 माइनस T1 अगर T3 के बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 मतलब थीटा की वैल्यू 0, और थीटा की वैल्यू 0 का मतलब पूरा का पूरा सॉलिड को भिगो देगा। ये कोई ड्रॉप नहीं बनाएगा, पूरा फैल जाएगा सॉलिड के ऊपर। अगली स्थिति, अगर T2 का मान, T2 माइनस T1 का मान T3 से ज्यादा हो, तो ज्यादा में अगर कम को डिवाइड करेंगे तो आंसर एक से ज्यादा आता है। मतलब 6 में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, उत्तर एक से ज्यादा आता है। एक से ज्यादा उत्तर आता है कहने का मतलब कॉस थीटा का मान ग्रेटर देन 1 होगा। और आप पूरा कॉस टेबल देखिए, कॉस का अधिकतम मान कितना होता है, 1 से ऊपर कॉस का मान होता ही नहीं। तो ये वाला केस, ये वाला केस संभव ही नहीं है। ये है आपका वेटिंग ऑफ सॉलिड सरफेस।